आप सभी विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में क्लास 9th सामाजिक विज्ञान के इतिहास के चैप्टर नंबर 2 यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति के सभी दीर्घ और लघु प्रश्नों को उत्तर सहित बहुत ही आसान तरीके से समझते हैं। यह है आपका वेरी इम्पॉर्टेंट सभी क्वेश्चन हैं। तो आइए बिना रुके हम इसके सभी प्रश्नों को उत्तर सहित देखते हैं। पहला आपका प्रश्न है, रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 ईस्वी से पहले कैसे थे? या इसी प्रश्न को इस तरह से भी पूछा जा सकता है, 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशाओं का वर्णन कीजिए। तो आइए उत्तर देखते हैं। 19वीं शताब्दी में लगभग समस्त यूरोप में महत्वपूर्ण सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन हुए थे। इनमें कई देश गणराज्य थे तो कई संवैधानिक राजतंत्र। सामंती व्यवस्था को समाप्त हो चुकी थी और सामंतों का स्थान नए मध्य वर्ग ने ले लिया था। परंतु रूस अभी भी पुरानी दुनिया में जी रहा था। यह बात रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा से स्पष्ट हो सकती है। अब हम रूस की सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक दशा को विस्तार से समझेंगे। 1905 ईस्वी से पूर्व रूस की सामाजिक और आर्थिक स्थिति। तो पहला है, हेडिंग है किसानों की शोचनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत शोचनीय थी। वहाँ कृषि दास प्रथा अवश्य समाप्त हो चुकी थी, लेकिन किसानों की दशा में कोई सुधार नहीं हुआ था। दूसरा हेडिंग है, श्रमिकों की हीन दशा। औद्योगिक क्रांति के कारण रूस में बड़े बड़े पूंजीपतियों ने अधिक मुनाफा कमाने की इच्छा से मजदूरों का शोषण करना आरंभ कर दिया। वे उन्हें कम वेतन देते थे तथा कारखानों में उनके साथ बुरा व्यवहार करते थे। अब हम रूस की राजनीतिक स्थिति को देखते हैं। रूस की राजनीतिक स्थिति 1905 ईस्वी से पूर्व अत्यंत चिंताजनक थी। रूस में जार का निरंकुश शासन था, जिसमें जनता पुरानी दुनिया की तरह रह रही थी, क्योंकि वहाँ पर अभी तक यूरोप के अन्य देशों की भांति आर्थिक, सामाजिक व राजनीतिक परिवर्तन नहीं हो रहे थे। रूस के किसान, श्रमिक और जनसाधारण की हालत बड़ी खराब थी। रूस में औद्योगिकरण देरी से हुआ। सारा समाज विषमताओं से पीड़ित था। राज्य जनता को कोई अधिकार देने को तैयार नहीं था, क्योंकि वह दैवीय सिद्धांत में विश्वास रखता था। तो यह वेरी इंपॉर्टेंट आपका क्वेश्चन है, रूस की सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालत। अब हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। 1917 ईस्वी से पहले रूस की श्रमिक जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों की श्रमिक जनसंख्या से किस प्रकार भिन्न थी? उत्तर इसका है, रूस की कामकाज करने वाली जनसंख्या यूरोप के अन्य देशों से 1917 ईस्वी से पहले भिन्न थी। ऐसा इसलिए क्योंकि सभी रूसी कामगार कारखानों में काम करने के लिए गांव से शहर नहीं आए थे। इनमें से ज़्यादातर गांवों में ही रहना पसंद करते थे। शहर में काम करने के निमित्त रोज गांव से आते और शाम को वापस लौट जाते थे। वे सामाजिक स्तर एवं दक्षता के अनुसार समूहों में बंटे हुए थे और यह उनकी पोशाकों से परिलक्षित होता था। धातुकर्मी अपने को मजदूरों में खुद को साहब मानते थे, क्योंकि उनके काम में ज़्यादा प्रशिक्षण और निपुणता की जरूरत रहती थी। तथापि कामकाजी जनसंख्या कार्य स्थितियों एवं नियोक्ताओं के अत्याचार के विरुद्ध हड़ताल के मोर्चे पर एकजुट थी।
अन्य यूरोपीय देशों के मुकाबले में रूस की कामगार जनसंख्या जैसे कि किसानों एवं कारखाना मजदूरों की स्थिति बहुत भयावह थी। ऐसा जार निकोलस द्वितीय की निरंकुश सरकार के कारण था, जिसकी भ्रष्ट एवं दमनकारी नीतियों से इन लोगों से उसकी दुश्मनी दिनों दिन बढ़ती जा रही थी। किसान जमीन पर सर्फ के रूप में काम करते थे और उनकी पैदावार का अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। तीसरा प्रश्न है, 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1917 ईस्वी में जार का शासन क्यों खत्म हो गया? उत्तर है, जार की नीतियों के प्रति बढ़ते जन असंतोष के कारण सन 1917 में जार के शासन का अंत हो गया। जार निकोलस द्वितीय ने रूस में राजनीतिक गतिविधियों पर रोक लगा दी, मतदान के नियम परिवर्तित कर दिए तथा अपनी सत्ता के विरुद्ध उठे जन आक्रोश को समाप्त कर दिया। प्रथम विश्व युद्ध का उद्योगों पर बुरा प्रभाव पड़ा। बाल्टिक सागर के रास्ते पर जर्मनी का कब्जा हो जाने के कारण माल का आयात बंद हो गया, औद्योगिक उपकरण बेकार होने लगे तथा 1916 ईस्वी तक रेलवे लाइनें टूट गईं। अनिवार्य सैनिक सेवा के चलते सेहतमंद लोगों को युद्ध में झोंक दिया गया, जिसके परिणाम स्वरूप मजदूरों की कमी हो गई। रोटी की दुकानों पर दंगे होना आम बात हो गई। 26 फरवरी 1917 ईस्वी को ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया गया। यह आखिरी दांव साबित हुआ और इसने जार के शासन को पूरी तरह जोखिम में डाल दिया। 2 मार्च 1917 ईस्वी को जार गद्दी छोड़ने पर मजबूर हो गया और इससे निरंकुशता का अंत हो गया। किसान जमीन पर सर्फ के रूप में पहले काम करते थे और उनकी पैदावार को अधिकतम भाग जमीन के मालिकों एवं विशेषाधिकार प्राप्त वर्गों को चला जाता था। अगला जो आपका प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट है। चौथा प्रश्न, 2 सूचियां बनाइए। एक सूची में फरवरी क्रांति की मुख्य घटनाओं और प्रभावों को लिखिए और दूसरी सूची में अक्टूबर क्रांति की प्रमुख घटनाओं और प्रभावों को दर्ज कीजिए। ये दोनों क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट हैं। तो उत्तर है, जार की गलत नीतियों, राजनीतिक भ्रष्टाचार तथा जनसाधारण एवं सैनिकों की दुर्दशा के कारण फ्रांस में क्रांति का वातावरण तैयार हो चुका था। एक छोटी सी घटना ने इस क्रांति की शुरुआत कर दी और यह 2 चरणों में पूरी हुई। ये 2 चरण थे, फरवरी क्रांति और अक्टूबर क्रांति। संक्षेप में क्रांति का संपूर्ण घटनाक्रम इस प्रकार है। फरवरी क्रांति 1917 ईस्वी के फरवरी माह में शीतकाल में राजधानी पेत्रोग्राद में हालात बिगड़ गई। मजदूरों के क्वार्टरों में खाने की अत्यधिक कमी हो गई, जबकि संसदीय प्रतिनिधि जार की ड्यूमा को बर्खास्त करने की इच्छा के विरुद्ध थी। नगर की संरचना इसके नागरिकों के विभाजन का कारण बन गई। फरवरी क्रांति का प्रभाव यह हुआ कि जनसाधारण तथा संगठनों की बैठकों पर से प्रतिबंध हटा लिया गया। पेत्रोग्राद सोवियत की तरह ही सभी जगह सोवियत बन गई, यद्यपि इनमें एक जैसी चुनाव प्रणाली का अनुसरण नहीं किया गया। अप्रैल 1917 ईस्वी में बोल्शेविकों के नेता व्लादिमीर लेनिन देश निकाले से रूस वापस लौट आए। उसने अप्रैल थीसिस के नाम से जाने जाने वाली 3 मांगें रखी थीं। ये 3 मांगें इस तरह से थीं। पहला था युद्ध को समाप्त करना,
दूसरा है भूमि किसानों को हस्तांतरित की जाए और बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाए। तो जब लेनिन को देश से निकाल दिया गया तो 1917 में वापस लौटे और उन्होंने अप्रैल थीसिस की स्थापना की और 3 मांगें रखी। अगला है अक्टूबर क्रांति। जनता की सबसे महत्वपूर्ण 4 मांगें थीं। शांति, भूमि का स्वामित्व जोतने वाले को मिले, कारखानों पर मजदूरों का नियंत्रण हो तथा गैर रूसी जातियों को समानता का दर्जा मिले। अस्थायी सरकार का प्रधान केरेंस्की इनमें से किसी भी मांग को पूरा न कर सका और सरकार ने जनता का समर्थन खो दिया। लेनिन फरवरी क्रांति के समय स्विट्जरलैंड में निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था। वह अप्रैल में रूस लौट आया। उसके नेतृत्व में बोल्शेविक पार्टी ने युद्ध समाप्त करने, किसानों को वापस जमीन देने तथा सारे अधिकार सोवियतों को देने की स्पष्ट नीतियां सामने रखीं। अक्टूबर क्रांति का नेतृत्व मुख्यतया लेनिन तथा उसके अधीनस्थ ट्राटस्की ने किया। इसमें इन नेताओं का समर्थन करने वाली जनता भी शामिल थी। इसने सोवियत पर लेनिन के शासन की शुरुआत की तथा लेनिन के निर्देशन में बोल्शेविक इनके साथ रहे। अगला जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है यह आपका लघुत्तरी से है। 5 क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सभी 5 क्वेश्चन। निम्नलिखित के बारे में संक्षेप में लिखिए। कुलक ड्यूमा 1900 से 1930 ईस्वी के बीच महिला कामगार उदारवादी और 5वां है स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। ये 5 जो आपके टॉपिक हैं वह वेरी इंपॉर्टेंट हैं और 5 टॉपिकों का अध्ययन हम लोग स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो सबसे पहले कुलक का यानी का, खा, गा, घा, अंगा का करेंगे। तो आइए बिना रुके हम शुरू करते हैं इन सभी लघु प्रश्नों को। पहला आपका है कुलक। ये सोवियत रूस के धनी किसान थे। कृषि के सामूहिकरण कार्यक्रम के अंतर्गत स्टालिन ने इनका अंत कर दिया। स्टालिन का विश्वास था कि वे अधिक लाभ कमाने के लिए अनाज इकट्ठा कर रहे थे। 1927-28 ईस्वी तक सोवियत रूस के शहर अन्न आपूर्ति की भारी किल्लत का सामना कर रहे थे। इसलिए इन कुलकों पर 1928 ईस्वी में छापे मारे गए और उनके अनाज के भंडारों को जब्त कर लिया गया। खा है ड्यूमा, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये सभी। ड्यूमा रूस की राष्ट्रीय सभा अथवा संसद थी। क्वेश्चन भी कभी कभी पूछा जाता है ड्यूमा क्या थी, तो रूस की ये संसद थी। रूस के जार निकोलस द्वितीय ने इसे मात्र एक सलाहकार समिति में परिवर्तित कर दिया था। इसमें मात्र अनुदारवादी राजनीतिज्ञों को ही स्थान दिया गया था। उदारवादियों तथा क्रांतिकारियों को इससे दूर रखा गया था, जिससे कि ये सभी लोग विद्रोह ना कर पाएँ। अब गा जो आपका टॉपिक है 1900 से 1930 ईस्वी के बीच महिला कामगार। महिला मजदूरों ने रूस के भविष्य निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिला कामगार सन 1914 तक कुल कारखाना कामगार शक्ति का 31% भाग बन चुकी थी, किंतु उन्हें पुरुषों की अपेक्षा कम मजदूरी दी जाती थी। महिला कामगारों को न केवल कारखानों में काम करना पड़ता था, अपितु उनके परिवार एवं बच्चों की भी
देखभाल करनी पड़ती थी। यानी 1900 से लेकर 1930 के बीच वहाँ की स्थिति बहुत ख़राब थी, क्योंकि जो महिला मज़दूर होते थे उनको पुरुषों से कम वेतन दिया जाता था और वे लोग अपना परिवार भी संभालती थी, इसीलिए यह विद्रोह हुआ था। अगला जो आपका टॉपिक है गा का उदारवादी। उदारवाद एक क्रमबद्ध और निश्चित विचारधारा नहीं है। इसका संबंध न किसी एक युग से है और न ही किसी सर्वमान्य व्यक्ति विशेष से। यह तो युगों युगों तथा अनेक व्यक्तियों के दृष्टिकोणों का परिणाम है। इस विचारधारा के समर्थक प्रायः निम्न विषयों में परिवर्तन चाहते थे। आइए हम स्टेप बाय स्टेप कुछ उदारवादी की विशेषताओं को देखें। पहला है, उदारवादी ऐसा राष्ट्र चाहते थे जिसमें सभी धर्मों को बराबर का सम्मान और जगह मिले। दूसरा है, व्यक्ति की गरिमा और प्रतिष्ठा को बनाए रखा जाए, क्योंकि समाज और राज्य व्यक्ति की प्रगति और उत्थान के साधन मात्र है। तीसरा है, प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार व्यवसाय करने तथा संपत्ति अर्जित करने का अधिकार होना चाहिए। राज्य को आवश्यक कर ही लगाने चाहिए। चौथा है, नागरिकों को कानून के द्वारा आवश्यक स्वतंत्रता प्रदान की जानी चाहिए, जिससे स्वेच्छाकारी शासन का अंत हो सके। अगला आपका टॉपिक है अंगावाला, स्टालिन का सामूहिकरण कार्यक्रम। सन 1929 से स्टालिन के साम्यवादी दल ने सभी किसानों को सामूहिक स्रोतों में काम करने का निर्देश जारी कर दिया। ज़्यादातर जमीन और साजो सामान को सामूहिक खेतों में बदल दिया गया। रूस के सभी किसान सामूहिक खेतों पर मिलजुल कर काम करते थे। कोल खोज, जिसे हम लोग सामूहिक स्रोत कहते हैं, कोल खोज के लाभ को सभी किसानों के बीच बांट दिया जाता था। इस निर्णय से नाराज किसानों ने सरकार का विरोध किया। इसी तरह से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक होते हैं क्लास 9th से लेकर 12 तक, वे सभी इस चैनल पर पढ़ाए जाते हैं। अब इधर आपका एग्ज़ाम आ रहा है और एग्ज़ाम बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी क्लास 10th और 12th और 9th और फर्स्ट ईयर की भी इस चैनल पर बहुत ही अच्छे से करवाई जाती है। ऑब्जेक्टिव प्रश्नों से लेकर और लॉन्ग तक के सभी प्रश्नों का हल इसमें रहता है। तो आप सभी लोग ये चैनल पर नए हों तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के वीडियोज़ इस चैनल पर मिलते रहते हैं और आपको समय समय पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रोवाइड करवाए जाएंगे। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।